काली बेटी के लिए आया अमीर बौने का रिश्ता। देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन दहेज में हम लोग 10 लाख रुपए और घर का बाकी सामान लेंगे। क्या 10 लाख रुपए? बहन जी, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। हम लोग इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? हम एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले हैं। इतनी बड़ी रकम हमारे लिए जोड़ पाना नामुमकिन है। तो ये रिश्ता होना भी नामुमकिन है। आप देखो, आपकी बेटी का रंग कितना काला है, इसके बावजूद भी मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने इतने सुंदर बेटे के साथ कर रही हूँ। तो इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। मैंने कौन सा आपसे आपकी पूरी जायदाद मांग ली है? मैं तो बस 10 लाख रुपए ही मांग रही हूँ, और आज के जमाने में 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ये आपके लिए बड़ी रकम ना हो, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। जब दहेज देने की हैसियत नहीं है तो हमें यहाँ क्यों बुलवाया और क्यों हमारा समय बर्बाद किया? चल बेटा, तेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी रहती है। इतना कहकर अंबिका अपने बेटे को ले जाती है। दिव्या के काले रंग की वजह से दिव्या का रिश्ता कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते दिव्या के माता पिता आरती और संजय दोनों ही परेशान रहते थे। हमारी बेटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, घर के सारे कामकाज भी जानती है, लेकिन सिर्फ इसके काले रंग की वजह से इसका कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। बाहर के लोग बातें बनाने लगे हैं कि क्यों हमने अपनी बेटी को अभी तक घर पर बिठा रखा है। पिताजी, माँ, आप दोनों फिक्र मत करिए। अगर मेरे नसीब में मेरी शादी है तो मेरी शादी जरूर होगी। अपने लिए हमेशा आने वाले रिश्तों को शादी से मना करता देख दिव्या को भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन दिव्या जानती थी कि अगर वो अपने माता पिता के सामने रोने लग गई तो उसके माता पिता की बच्ची कुची हिम्मत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए दिव्या हमेशा अपने माता पिता को हिम्मत देती है। दिव्या के जैसे ही कुछ हाल शर्मा परिवार के आदित्य का भी होता है। कहने को आदित्य का परिवार एक रईस परिवार होता है, लेकिन आदित्य के बौनेपन की वजह से आदित्य का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तो हम ये रिश्ता मंजूर समझे। हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए हमारी एक छोटी सी शर्त है। हम चाहते हैं कि शादी के बाद आपकी आधी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम हो जाए। लेकिन शादी के बाद तो सब आदित्य और अंजलि का ही है, तो प्रॉपर्टी नाम करने वाली बात कहाँ से आ गई? और हम तो आपसे कोई दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों? देखिए, हमारी लड़की में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी है, सुंदर है, संस्कारी है, तो हमारी लड़की के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। लेकिन आप अपने बेटे को देखिए। हाँ, भले ही अमीर घर से हो, लेकिन आपके बेटे के बौनेपन की वजह से पहले भी कई लोगों ने अपनी बेटी को देने से मना किया। हम तो फिर भी रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो आप क्या हमारी एक छोटी सी शर्त नहीं मान सकते? माँ, आप चलिए यहाँ से। इन लोगों को अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी है, बल्कि अपनी बेटी को बेचकर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊं। मुंह संभाल कर बात करो। तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन हैं? 4 फुट की हाइट है नहीं और जुबान 12 फुट की चला रहे हो। अपनी हाइट का मजाक बनता देख आदित्य वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। आदित्य की माँ सविता आदित्य को आवाज देती रह जाती है, लेकिन आदित्य गुस्से में गाड़ी लेकर निकल जाता है। गुस्से में होने की वजह से आदित्य रोड पर गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है कि तभी सामने से दिव्या रोड क्रॉस कर रही होती है। दिव्या को देखकर अचानक आदित्य ब्रेक मार देता है, जिससे दिव्या का एक्सीडेंट होते होते बचता है। आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे थे? आप जानते हैं ना, इतनी तेजी से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। आप प्लीज गाड़ी आराम से चलाइए, ना ही तो ये आपके लिए अच्छा है और ना ही किसी और के लिए। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। आपके हाथों में ये पूजा की थाली है, शायद आप मंदिर जा रहे हैं, तो इफ यू डोंट माइंड मैं आपको मंदिर ड्रॉप कर दूं? आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, मैं उसके लिए पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। जिसके बाद आदित्य दिव्या को मंदिर ड्रॉप कर देता है और उसके साथ जाकर मंदिर में पूजा करने लगता है। दिव्या का शांत और इतना अच्छा स्वभाव देखकर आदित्य दिव्या को पसंद करने लगता है। अब आदित्य और दिव्या बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों ही अक्सर एक दूसरे से मिला करते हैं। इसी बीच दोनों के लिए आए दिन रिश्ते आते हैं, लेकिन दिव्या के काले रंग और आदित्य के बौनेपन की वजह से लोग शादी के लिए मना कर देते हैं।
ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मेरे बोनेपन की वजह से शायद तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दो, लेकिन मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है आदित्य, तुम बौने हो पर दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हो। लेकिन यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि तुम जैसे लड़के ने मुझ जैसी काली लड़की को पसंद किया है। दिव्या, मैंने तो कभी भी तुम्हारा रंग देखा ही नहीं, मैंने तो बस तुम्हारा मन देखा है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिव्या शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद आदित्य और दिव्या दोनों ही अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। जिसके बाद आदित्य के माता पिता दिव्या का हाथ मांगने उसके घर जाते हैं। बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। अब तो बस आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। बहन जी, मैं तो खुश नसीब हूँ कि आप जैसे बड़े परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हम लोग आप लोगों की तरह अमीर नहीं हैं। आप जितना दहेज मांगोगे हम उतना दहेज नहीं दे पाएंगे। हमें बस आपकी बेटी चाहिए, ना कि दहेज। आप अपनी बेटी को एक साड़ी में भी विदा करेंगे तो भी हम उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाएंगे। सविता की बातें सुन आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों ही समधन एक दूसरे के गले लगती हैं, जिसे देखकर आदित्य और दिव्या दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों में दोनों ही घरों में शादी की रस्में, हल्दी, मेहंदी, संगीत शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब दोनों ही परिवार बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। शादी के बाद दिव्या अपने ससुराल आ जाती है। सभी लोग दिव्या से बहुत प्यार करते हैं और उसका बेटी की तरह ख्याल रखते हैं, लेकिन दिव्या के मन में अभी भी उसकी काली रंग को लेकर बहुत दुख होते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कविता, तेरी बहू तो रंग रूप में बहुत काली है। इतनी भी क्या जल्दी थी अपने बेटे की शादी करने की, जो इतनी काली बहू को उठा कर ले आई। दूर खड़ी दिव्या कमला की बात सुन लेती है और अपने काले रंग के बारे में सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी सविता कहती है, मेरी बहू काली है तो क्या हुआ, बहुत संस्कारी है, हम सबका इतना ख्याल रखती है, शिकायत का एक भी मौका नहीं देती है, और हम भी दिव्या को बहू कम बेटी ज्यादा मानते हैं। हाँ, लेकिन क्या, जब मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आई थी तो तुमने मेरे बेटे का बौनेपन का मजाक उड़ाकर अपनी बेटी का रिश्ता करने से मना कर दिया था। लेकिन आज मेरा बेटा बहुत खुश है, तो तुमसे मेरे बेटे की खुशी नहीं देखी जा रही है, ऊपर से मेरी बहू में कमी निकाल रही हो। सविता को भड़कता देख कमला डर जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे चुपचाप से चली जाती है। अपनी सास को अपनी साइड लेते दिव्या के आंसू रुक जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद दिव्या के मन से अपने काले रंग को लेकर जितने भी दुख थे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। नथुलाल हलवाई के दुकान में लोगों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वहीं 7 साल का गरीब बंकू ललचाई नजरों से दुकान में बन रहे गर्मा गर्म समोसे को देख रहा था। इन समोसे से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, आज तो मैं ये समोसे खा कर रहूंगा। बंकू दुकान में आकर कहता है, नथुलाल जी, मुझे 2 समोसे दे दीजिए। नथुलाल बंकू के फटे चिटे कपड़ों को घूरते हुए उस मासूम बच्चे की आस को तोड़ते हुए कहता है, 10 रुपए का एक समोसा है, 2 समोसे 20 रुपए के मिलेंगे, चल 20 रुपए निकाल। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। साला गरीब फटीचर कहीं का, हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं और चला आया है समोसे खरीदने। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। पैसे का लालची हलवाई नथुलाल बेचारे बच्चे को धक्का मार देता है। तभी वहां से गुजर रही जानवी बंकू को देख लेती है और उसे घर लेकर आती है और आंसू भरी आंखों से कहती है, बंकू, अगर तेरा समोसे खाने का मन था तो तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानता था माँ कि आप मुझे समोसे नहीं दिला पाओगी, क्योंकि हम गरीब हो गए हैं, और मैं ये भी जान गया हूँ कि हम गरीब होने का कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, बल्कि हम सचमुच में गरीब हो गए हैं।
मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, चलो ना हम अपने बड़े घर में वापस चलते हैं। आखिर बंकू कहाँ जाने की बात कर रहा है और बीते वक्त में ऐसा क्या हुआ था? बंकू, वी आर गेटिंग लेट बेटा, जल्दी आओ। आया डैडी। प्रणाम दादाजी। खूब खुश रहो मेरे प्यारे पोते आनंद। आज की मीटिंग की फाइल तैयार हो गई है ना? तुम्हें पता है ना कि ये डील हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इससे हमारे बिजनेस को डबल प्रॉफिट होगा। भरोसा कीजिए पिताजी, ये डील हमें ही मिलेगी। रूपचंद शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। परिवार में पत्नी कौशल्या, बेटी पायल और बहू जानवी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को जैसे वक्त की नजर लग गई और उनका अच्छा खासा बिजनेस रातों रात दुश्मनों के बुने गए साजिशों के झूठे स्कैम में फंस गया। उस रोज बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। जानवी भाभी, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं आपने। इस बारिश के मौसम में आपके हाथों के गर्मा गर्म समोसे और ये चाय मिल जाती है तो मजा ही आ जाता है। ये ले बहू, तेरे ससुर जी और आनंद भी आ गए। बाबूजी, आनंद, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब कुछ खत्म हो गया जानवी, सब कुछ। हम सड़क पर आ गए, ये घर भी हमारा नहीं रहा। एक ही पल में उस गरीब बहू और उसके ससुराल वालों से कारोबार से लेकर घर बार तक सब छिन जाता है और वह गरीबी में दिन गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। माँ, ये जगह कितनी गंदी है और ये कमरा भी कितना छोटा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम अपने बंगले में चलते हैं। बंकू की घर जाने की जिद पर जानवी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा, हम ना एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें कुछ दिनों तक गरीबों की तरह ही रहना होगा। फिर जब हम गेम जीत जाएंगे तो हमें उससे भी बड़ा बंगला मिलेगा। मासूम बच्चा अपनी माँ की बात मान जाता है, मगर हर दिन के साथ हालात बद से बदतर हो जाते हैं और रूपचंद बीमारी का बिस्तर पकड़ लेता है। अब क्या जानवी अपने गरीब ससुराल वालों की जिंदगी को बदल पाएगी? बंकू के समोसे खाने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जानवी घर में पड़े 2 आलू से समोसे बनाने का मसाला तैयार कर लेती है और पड़ोस से थोड़ा मैदा उधार मांगकर ले आकर अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर देती है। ये ले बंकू, खाकर बता कैसे बने हैं समोसे। माँ, समोसे बहुत स्वादिष्ट बने हैं और तुम भी समोसे बनाकर बेचो ना। लोग तुम्हारे समोसे खुश होकर खरीद कर खाएंगे और हम पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। बंकू की इस बात से उस गरीब बहू को उम्मीद की एक रोशनी नजर आती है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। यही वक्त है जब मुझे अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे समोसे बनाकर बेचना चाहिए। इस वक्त बारिश का मौसम है और बारिश में लोग चाय और समोसे खाना बहुत पसंद करते हैं। मेरा ये व्यापार अच्छा चलेगा। फिर क्या था, जैसे तैसे वह गरीब बहू चाय समोसे बनाने का सामान जुटाकर चाय समोसे बनाना शुरू करती है और कड़ी धूप में सड़कों के धक्के खाते हुए भूखी प्यासी चाय समोसे बेचने के लिए निकल जाती है। समोसे खा लो, समोसे स्वादिष्ट करारे खस्ता समोसे, साथ में गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। बेचारी गरीब बहू गली बाजार घूम घूम कर भरी गर्मी में चाय समोसे बेचने की कोशिश करती है, मगर उसके चाय समोसे नहीं बिकते। आधा दिन निकल गया मगर अभी तक बोनी भी नहीं हुई, क्योंकि बाजारों में जगह जगह हलवाई की दुकान है जहाँ कचौड़ी समोसे सब कुछ है, इसलिए उनकी बिक्री हो रही है। मुझे किसी दूसरी जगह जाना होगा, किसी ऐसी जगह जहाँ लोगों की बड़ी भीड़ भाड़ हो। फिर वह गरीब बहू अपने चाय समोसे लेकर उन्हें बेचने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है। तभी रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म करारे खस्ता समोसे, साथ में कुल्हड़ वाली चाय। अरे ओ चाय समोसे वाली, जरा जल्दी से 2 गर्मा गर्म समोसे तो देना। साहब जी, साथ में कुल्हड़ वाली चाय भी ले लीजिए, क्योंकि समोसे खाने का असली स्वाद तो कड़क चाय के साथ आता है। अच्छा, तो एक चाय भी दे दो। वह गरीब बहू जल्दी से उस ग्राहक को चाय समोसे दे देती है, जिसे खाकर राहुल बहुत खुश होता है। अरे वाह,
तुम्हारे बनाए समोसे का तो जवाब ही नहीं है, और ये चाय भी बहुत बढ़िया है। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे लेकर वह गरीब बहू चाय समोसे बेचने आगे बढ़ जाती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म करारे खस्ता समोसे, साथ में कुल्हड़ वाली चाय। वह गरीब बहू रेलवे स्टेशन के जिस भी जगह से गुजरती वहां खड़े लोग समोसे की खुशबू से खींचे चले आते, जिससे कि कुछ ही घंटों में उस गरीब बहू के चाय समोसे खत्म हो जाते हैं और वह कमाए हुए पैसे घर लेकर आती है। बहू आ गई तू, कैसा रहा आज का व्यापार? माँ जी, आज के व्यापार का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। रेलवे स्टेशन के लोगों को मेरे बनाए चाय समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। कल से मुझे और भी ज्यादा चाय समोसे बनाना होगा। अगली सुबह जानवी के साथ उसकी सास और ननद भी समोसे बनाने में उसकी मदद करती है। पायल, मैं और माँ जी समोसे बना रहे हैं, इतने में तुम बड़े वाले पतीले में चाय चढ़ा दो। जी भाभी। सास और नंद की मदद मिल जाने से जानवी बहुत ही कम समय में चाय समोसे बनाकर एक बार फिर उन्हें बेचने रेलवे स्टेशन पर आती है। ये क्या, आज तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली है, यहाँ जरा सी भी भीड़ नहीं है। ऐसे तो मेरे चाय समोसे की बिक्री घट जाएगी और मुझे घाटा लगेगा। जानवी की नजर रेलवे स्टेशन की पटरी पर लगी ट्रेन पर जाती है, जिसमें बहुत से मुसाफिर होते हैं। जानवी चाय समोसा लेकर काठ गोदाम की उस ट्रेन में चढ़ जाती है और बोगियों में घूम घूम कर चाय समोसे बेचने लगती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म कड़क चाय खस्ता समोसे के साथ खाओ। गायत्री और हरिनाथ उससे समोसे खरीदते हैं। बिटिया 2 समोसे और 2 चाय दे दो। ये लीजिए काकी। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे बनाए समोसे के स्वाद में हमें अपने गांव के बनाए समोसे याद आ गए, एकदम वैसा ही स्वाद है। शुक्रिया काकी। अरे बेटिया, एक काम करो, 6 समोसे और दे दो, क्योंकि अभी हमारा सफर बहुत लंबा है और ट्रेन का कच्चा पक्का कुछ और खाने से अच्छा हम ये स्वादिष्ट समोसे खाएंगे तो सफर कट जाएगा। उस दंपति के बाद ट्रेन में सवार हर मुसाफिर उस गरीब बहू के चाय समोसे खरीद कर खुशी से उसे खाता है। हर दिन के साथ उस गरीब बहू के चाय समोसे की बिक्री रेलवे स्टेशन पर बढ़ती ही जाती है, जिससे अब चाय समोसे के व्यापार से उसे अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है और जानवी और उसके गरीब ससुराल वालों की बिखरी हुई जिंदगी पटरी पर आने लगती है। जिसके बाद वह अपने पति आनंद से कहती है, ऊपर वाले की दया से मेरे चाय समोसे का व्यापार अच्छा खासा चल पड़ा है, इसलिए मैंने रेलवे स्टेशन पर एक दुकान ले ली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस व्यापार में आप मेरी मदद करें आनंद जी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा जानवी। इन दुख भरे बुरे हालातों में तुमने जो मेरे परिवार के लिए किया है वो कोई अपना भी नहीं करता। भाभी, मैं और माँ भी आपकी और भैया की मदद करने के लिए रेलवे स्टेशन पर चलेंगे। अब उस गरीब बहू के साथ साथ उसके पति, सास और ननद भी जानवी के साथ हर दिन रेलवे स्टेशन पर सुबह से लेकर रात तक चाय समोसे का व्यापार मिलकर चलाते, जिससे उनकी खूब कमाई होती और अपने इस मेहनत के बलबूते बहुत ही जल्दी जानवी अपने ससुराल वालों के रहने के लिए किराए के घर से निकलकर खुद के बने घर में आ जाती है, जहां सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अक्सर सफलता से मिलने से पहले दुख भरे दिन भी देखने पड़ते हैं, मगर जो उन हालातों में हिम्मत नहीं हारता, एक दिन खुद सफलता उनके कदम चूमती है।